नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। दिल्ली बॉर्डर पर जहां किसान एक तरफ किसान कानून का विरोध कर रहे हैं और लगातार किसानों से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी अपनी बातों पर कायम है और पार्टी किसी भी हालत में कानून को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में बीजेपी किसानों को समझाने के लिए बीजेपी जगह जगह किसान सम्मेलन कर रही है। इसी सिलसिले में बदरपुर विधानसभा के जैतनपुर शहीद भगत सिंह स्मारक से दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विथूड़ी ने किसान कल्याण कानून समर्थन यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने लोगों को नए कृषि कानून के फायदे गिनाए। इस संबंध में सांसद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। तो किसान लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में अगर बात की जाए तो जो सांसद हैं वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश विधूड़ी ने किसानों को समझाने की कोशिश की, किसान कल्याण कानून समर्थन में यात्रा भी निकाली। बीजेपी दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं रमेश विधूड़ी। कृषि कानून को लेकर विरोध जारी है। ऐसे में बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने धरने में शामिल लोगों को खालिस्तानी तक कह दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि देश के अन्नदाता को देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव ने दुर्गेश पाठक से बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। नए कृषि कानून को लेकर गतिरोध लगातार बरकरार है और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार बॉर्डर एरियाज पर डटे हुए हैं। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी नेता हैं, अभी उनसे हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि खालिस्तान के लोग वहां पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है देश का बंटवारा करने के लिए ये जो प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर एरियाज पर। आप कैसे इस बयान को देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, किसानों को ये कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, किसानों को ये कह रहे हैं कि चाइना उनके पीछे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये तय किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा करेगी। अगर आज इतने खुले में आतंकवादी बैठे हुए हैं, अगर इतने खुले में पाकिस्तान का पैसा आ रहा है, इतने खुले में चाइना का पैसा आ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो डूब मरना चाहिए। अमित शाह को तो डूब मरना चाहिए, अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों बैठे हुए अमित शाह अगर उनसे नहीं संभलती देश? भाई इस तरह से ये कहना कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और आतंकवादी बैठे और आपने अभी तक एक को भी अरेस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब कि आपकी सरकार में दिक्कत है, आपका इंटेलिजेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका गृह मंत्री बेकार है। इसका मतलब इससे तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। देखिए, मैं कहता हूँ ये घमंड में चूर हैं। इसी तरह से जब अन्ना आंदोलन होता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये नक्सली हैं, कहते थे कि ये एनार्किस्ट हैं, ये फला हैं, ये ढिमाक है। कांग्रेस खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी भी उसी परिपाटी को शुरुआत कर रही है। दुर्गेश जी, अगर हम बात करें आखिरकार बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का समर्थन किया है, साफ तौर से अनशन पर भी आप लोग बैठे थे, तो आखिरकार गतिरोध कहाँ पर है, पेच कहाँ फंसा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला चला गया है। आखिरकार अगर बीजेपी ये कह रही है कि जो नया कृषि कानून है वो किसानों के हक में है, तो आखिरकार किसान समझ क्यों नहीं रहे हैं? और किसान ये कह रहे हैं कि वह उनके पक्ष में नहीं है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं समझ रही है? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ये बिल कृषि कानूनों के तहत नहीं आए हैं, क्योंकि अगर कृषि कानूनों के तहत आते तो स्टेट के पास पावर होती थी उसको लागू करे या ना करे, क्योंकि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल ऐसे लॉ नहीं बना सकती, तो उसको इन्होंने ट्रेड के अंदर बनाया है। तो इसका मतलब इनकी पहले से नीयत खराब थी, इनको पहले से पता था चला, क्योंकि ये सारा का सारा देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, और अडानी और अंबानी ही इस सरकार को चलाते हैं, इस सरकार की पूरी फंडिंग देखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा नेता भी हवाई जहाज़ से सफ़र करता है तो उसका सारा का सारा खर्चा अडानी अंबानी देते हैं। इनके सारे नेता 5 स्टार होटलों में जाके रहते हैं, उसका सारा खर्चा अंबानी और अंबानी देते हैं। इनकी पार्टी का इतना बड़ा देखिए कितना आलीशान 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस बना है, ये सारा पैसा अडानी और अंबानी देते हैं। तो जब आप उनसे पैसा खाते हो तो उनके विरोध में कैसे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है,
किसानों के पक्ष में आने की उम्मीद है? कोई फैसला? आशा करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर हिंदुस्तानी का एक बहुत बड़ा भरोसा रहता है। आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में कुछ कहेगा। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक थे। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। बदरपुर विधानसभा के हरिनगर इलाके में ओजोन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने ओजोन को हटाने को लेकर एक दिन का उपवास रखा और नारेबाजी की। दरअसल लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में ओजोन जैसी समस्या लग जाने से उनके घरों में को तोड़ा जा रहा है। कोई भी नया मकान बिना एमसीडी के परमिशन से नहीं बनाया जा सकता और जब भी चुनाव आता है तो यहाँ के नेता ओजोन हटा देने की बात कहकर वोट लेकर चले जाते हैं, मगर जीतने के बाद ना ही नेता नजर आते हैं, ना ही ओजोन क्षेत्र से हटता है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि अगर वो जीतकर आते हैं तो बदरपुर के क्षेत्र से ओजोन हटवा देंगे। इसको लेकर उन्होंने पूर्व दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से भी सभा में कहा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ओजोन नहीं हटा। दरअसल ओजोन एक क्षेत्र होते हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं, उन क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा होता है। विपक्ष के द्वारा हमेशा से कहा जाता है, खासकर बीजेपी जब यहाँ सरकार के द्वारा कहा गया था कि ओजोन गोजोन हो गया, क्या कहेंगे? वो तो वोट लेने के लिए झूठ बोल दिया जिन्होंने जनता से कि ओजोन गोजोन हो गया, ओजोन हट गया। सर्वे करवा दी डीडीए से, करोड़ों रुपए चले गए जनता के, रजिस्ट्री मालिकाना का कुछ भी नहीं, कह दिया ओजोन लगा हुआ है। इस विषय पे खुली चुनौती है विपक्ष के। एमसीडी द्वारा मकान तोड़े गए, एमसीडी द्वारा मकान तोड़े गए मेरे भाई। एमसीडी गरीबों को रिश्वत दे, गरीब रिश्वत देते हैं जब मकान बढ़ते हैं भैया। खासकर ओजोन को लेकर के जो उन्होंने उपवास किया है, और हम आपको बता दें कि आगे भी इस तरह से कई बार, पिछले बार भी ओजोन को लेकर के यहाँ पे इस तरह का कई संगठन जो है आगे आई थी कि ओजोन हटाने को लेकर के, लेकिन बार बार सिर्फ इन्हें कहा जाता है कि सिर्फ इन्हें किसी तरह से ढाढ़स बता दिया जाता है, मगर आगे कोई काम नहीं किया जाता है। बदरपुर से हरिकिशोर शाह की खास रिपोर्ट, जनतंत्र। बदरपुर के हरिनगर में आए हुए हैं और जहाँ पर ओजोन को लेकर के जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है, उसको लेकर के यहाँ ओजोन संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर आज उपवास रखा गया है। और हम आपको बता दें कि इसी दरमियान अभी ओजोन संघर्ष समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यह कितनी बड़ी समस्या और यहाँ के लोगों को इस समस्या से कितनी कितनी समस्या हो रही है। यहाँ खासकर घर बनाने को लेकर के या फिर किसी भी तरह की अगर यहाँ पे लोग किसी भी तरह का अगर प्रॉपर्टी पे यहाँ पे कोई काम करते हैं तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर चलिए हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है ओजोन। ओजोन दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया गया था 2007 में, जिसमें दिल्ली को 15 जोनों डिवाइड किया गया था, ABCDEFG करके। एक कैटेगरी बुला लिया, एक बार को सब बुला ले। हमारे बदरपुर मॉडल वार्ड को रखे थे F कैटेगरी। ओजोन बनाया गया था यमुना की सुरक्षा के लिए, और हर चुनाव में वो आते हैं, कहते हैं ओजोन को हटवा दें। ओजोन आज तक हटा नहीं है, जनता परेशान है। एमसी वाले पैसे लेते हैं, डीडी वाले पैसे लेते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं। हर व्यक्ति यहाँ बाहर से आया हुआ है, अलग राज्यों से आए हुए हैं, यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्य इतने, हरियाणा है, पंजाब है। बड़ी मुश्किल से लोगों ने मकान बनाए हुए हैं और आए दिन एमसी वाले तो पिछले वर्ष भी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने झूठ बोला यहाँ पर। श्री मनोज तिवारी जी जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष थे भाजपा का, बोला कि ओजोन गुल हो गया। क्षेत्रवासी समझा कर शायद ये ठीक कह रहे हो, उसका उन्होंने कहा दिवाली तक ओजोन हटिया है, लेकिन वो भी झूठ साबित हुआ। हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पर सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, पार्षद भाजपा के हैं, मेयर, चेयरमैन, विपक्ष के नेता सारे सब भाजपा के हैं, उसके बाद भी ओजोन हटना साथी। बड़ा है दुखद विषय है ये। क्षेत्रीय जनता परेशान है। आज इसी विषय में हम लोगों ने चौकन वाटिका पर यहाँ पर ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा, मैं अध्यक्ष अनिल शर्मा से चौकन जी परमिशन भी नहीं हुई, साथियों के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है उपवास का। उपवास कितने दिन तक चलेगा? देखिए, ये एक दिवसीय उपवास है। आज सुबह जो है 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास है, और अगर ये नेता नहीं सुनेंगे तो आगे बड़े स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति टीम बैठक आयोजित करेगी जल्दी, और हम सोच रहे हैं कि माननीय मोदी जी तक जो ये विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, इनका झूठ मोदी जी तक पहुँचाया जाए।
किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेते हैं और मोदी जी का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। बादली विधानसभा के राणा पार्क की तमाम गलियों का अब निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के लिए करीब 14 करोड़ की लागत का बजट पास किया गया है। 14 करोड़ की लागत से तमाम गलियों को बनाकर तैयार किया जा रहा है। काफ़ी साल से राणा पार्क की गलियों की हालत बद से बदतर थी, लेकिन अब इसको सुधारा जा रहा है। राणा पार्क में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान थे। कई बार स्थानीय विधायक आजेश यादव को शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। वहीं अब विधायक आजेश यादव ने बताया है कि उन्होंने राणा पार्क की समस्याओं को मुद्दे पर नज़र रखी और कई बार बजट पास कराने की कोशिश की, लेकिन कोरोना काल के चलते कई बार बजट पास नहीं हो पाया। अब जैसे ही कोरोना काल के बाद कामकाज खुलेगा, दिल्ली सरकार ने बादली विधानसभा के राणा पार्क का बजट पास किया और करीब 14 करोड़ रुपए राणा पार्क 100 फुटा रोड के पास तमाम गलियों को बनाने के लिए पास कर दिए। तो 14 करोड़ की लागत से राणा पार्क की गलियां बनाई जाएंगी। काफी सालों से राणा पार्क की हालत बद से बदतर बताई जा रही थी। राणा पार्क की गलियों को लेकर अब बजट पास किया गया है। गलियों को सुंदर बनाया जाएगा, उनमें कामकाज किया जाएगा। ₹14 करोड़ की लागत से राणा पार्क की गलियों को बनाया जाएगा। साउथ दिल्ली में स्वास्थ्य भारत अभियान के तहत कई तरीकों से कोविड महामारी से बचाव और उपचार के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कोविड से कैसे बचा जाए और कौन कौन से उपचार कोविड में करने चाहिए, इसको लेकर एतवारी सेवा की तरफ से जागरूकता कैंप साउथ दिल्ली के सुमन कॉलोनी में लगाया गया है। डॉक्टर्स की टीम ने निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर के साथ उपचार से संबंधित जानकारियां भी जनता को दी और उनको कोविड से कैसे बचाया जाए इसकी जागरूकता फैलाई। सुबह से ही लोग कैंप में आने लगे। वहीं जिस तरह से कोविड-19 का खतरा अभी भी दिल्ली पर बना हुआ है, उसको देखते हुए सामाजिक लोगों की तरफ से इस तरह के कैंप जनता के लिए फायदेमंद बताए जा रहे हैं। इस कैंप में समाज से जुड़े हर तबके के लोग आकर जानकारियों के साथ उपचार के तरीकों से को भी जानते हैं, निःशुल्क परामर्श लेते हैं। समाज से जनता कोविड से जागरूक होगी। सबसे ज़्यादा असरदार इसी तरह के कैंप हो रहे हैं। घर घर जाकर अपने मोहल्ला के लोगों को जगाना, उन्हें समझदार बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। सबके बस की बात नहीं है और यही कोरोना को हराना है। हमारा सजेशन यही है कि लोग मास्क तो लगा ही रहे हैं और अपना जीवन जो है नियमबद्ध कर दें, अनुशासित कर दें। सरकार जो बता रही है, हमारे चिकित्सक जो बता रहे हैं, उनको 100% पालन करें। इस लड़ाई से हम जीत जाएंगे। कितनी उम्मीद आपको कि वैक्सीन आने के बाद फिर इसका उपचार हो जाएगा? और हमें 100% उम्मीद है कि इस लड़ाई में हम लोग जीत जाएंगे और दुनिया भी जीत जाएगी। हम लोग जब से कोरोना शुरू हुआ है, हम लोग अपनी संस्था की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। जहाँ लोगों को खाने पीने की दिक्कत थी और खाने पीने की चीज़ें पहुँचाए, कच्चा राशन भी पहुँचाया गया संस्था की तरफ से। और इतवारी सेवा संस्थान इसमें शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रहा और वो जगह जगह मतलब स्वास्थ्य जागरूकता कैंप भी लगा। हम कैसे इस बीमारी से लड़ सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, बगैर दवा के भी हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते रहे। जो लोग भी आए थे यहाँ पे आज कार्यक्रम में, वो लोग जितने तल्लीनता से डॉक्टरों की बातें सुनी, समझने की कोशिश करी, इससे ऐसा लगता है कि हमारा कार्य सफल रहा और अपने घर जाके भी लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। क्या आगे भी आपकी संस्था इस तरह के कार्यक्रम करती रहेगी? हमारी संस्था का मोटो यही है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत है। तो हम इसके लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे, आगे कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल इलाके में अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल स्नैचिंग करने के चक्कर में युवक को चाकू से गोद डाला और उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की पहचान की और मृतक की पहचान रोनित के रूप में हुई, जो शादरा जिले के सीमापुरी इलाके का रहने वाला है। वहीं इस मामले में पटपड़गंज थाना SHO ने अरुण कुमार चौधरी के मुताबिक 15 दिसंबर की रात क्षेत्र के एक मेट्रो पिलर के पास युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी चाकू मारकर हत्या की गई थी। वहीं शुक्रवार को सीमापुरी में रहने वाले एक परिवार थाने पहुंचा और अपने 16 साल के बेटे के शव गायब होने की जानकारी दी।
अब परिवार को शव दिखाया गया तो उसकी पहचान रोनित के रूप में हुई। वहीं मृतक के परिवार के मानिए तो रोनित मधु विहार से घर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद से वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद मृतक के परिजन गुमशुदगी की शिकायत कराने पहुंचे, जिस पर पुलिस ने स्पेशल टीम गठित की और इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दिल्ली में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। मोबाइल स्नैचिंग के चक्कर में युवक को गोली मारी, उसके शव की शिनाख्त की गई तो पता चला कि वो काफी दिनों से गायब था। परिजनों ने इसकी शिकायत भी, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मृतक मात्र 16 साल का था। पुलिस ने हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।